नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन पोद्दार आज आप सबों के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और इसके संदर्भ पर विचार करने के लिए चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापना, मानवाधिकार की रक्षा, निशस्त्रीकरण और विश्व में एक गरिमामय माहौल बनाने के लिए हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कहानी शुरू होती है 28 जून 1914 ईस्वी को, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सर्बिया के ऊपर लगा, जहां के कुछ लोग स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों के बाद विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इस विश्व युद्ध में भारी जानमाल की क्षति होती है। 1914 से 1918 तक चलने वाले इस विश्व युद्ध से हुई विनाश के पश्चात 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य शांति स्थापना करना था। उसका नाम राष्ट्र संघ रखा गया। राष्ट्र संघ को द लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं। वुडरो विल्सन की इस संकल्पना के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन राष्ट्र संघ अपनी स्थापना में पूरी तरह सफल नहीं हुआ और महज 20 वर्षों के बाद 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वुडरो विल्सन, जिन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना की संकल्पना दी, उनके अपने ही देश ने इस संस्था से खुद को नहीं जोड़ा। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रस्ताव को अमेरिका ने नहीं माना और अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। जर्मनी 1926 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना और 1933 में इससे अलग हो गया। जापान भी 1933 में इससे अलग हो गया। 1934 में सोवियत संघ राष्ट्र संघ का सदस्य बना और 1939 ईस्वी में वह भी इससे अलग हो गया। राष्ट्र संघ से सर्वाधिक संख्या में महज 58 देश जुड़ सके, वह भी 28 सितंबर 1934 से 23 फरवरी 1935 के बीच। राष्ट्र संघ की असफलता के पश्चात जो विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए राष्ट्र प्रमुखों ने यह निर्णय लिया कि एक ऐसी शांति संगठन की आवश्यकता है जो विश्व में शांति, निशस्त्रीकरण और मानवता को बचाए रखने का काम करे। इसको ध्यान में रखकर ही अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने देश की संसद कांग्रेस में 6 जून 1941 को 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ईश्वर उपासना की स्वतंत्रता, दरिद्रता तथा अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसी दौरान 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर की घोषणा की। इसमें एक प्रस्तावना तथा 8 खंड थे, जिसकी तुलना वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों से की जाती है। उसी समय 7 दिसंबर 1941 को जापानी एयरफोर्स ने अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थित यूएस नेवल बेस पर बिना पूर्व सूचना के बमबारी कर दी और इसमें 2400 से अधिक अमेरिकी नागरिक और सैनिक हताहत हुए, मारे गए। इसके पश्चात 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका विश्व युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध और शांति के प्रयास निरंतर जारी थे। इसी दौरान 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर 26 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था। आपको याद हो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो जैसा अभियान भी चल रहा था और 1 जनवरी 1941 को भारत संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर शामिल करने वाले 26 देशों में भी शामिल था। इसमें पोलैंड भी शामिल हुआ। नवंबर 1943 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुए सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष स्टालिन शामिल हुए और उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हमें एक ऐसी शांति की स्थापना करनी है जिसे विश्व के बहुसंख्यक लोगों की सद्भावना प्राप्त हो तथा जो अनेक पीढ़ियों तक युद्ध के कलंक और आतंक को मिटाने में समर्थ हो सके। 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम रूप देने के लिए 50 राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन 26 जून 1945 को संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम रूप दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इसी दौरान 1942 से जहां अमेरिका जापान पर बमबारी कर रहा था, 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। उसके कुछ दिन बाद उसके दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई, अर्थात युद्ध और शांति के दोनों प्रयास कल्पना थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात इसके द्वारा किए गए शांति कार्य, प्रयास
और इनके प्रमुख अंगों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यह जान ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश को सदस्यता कैसे प्राप्त होती है। कोई भी शांतिप्रिय इच्छुक राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहता है, यदि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आस्था रखते हुए इसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार हो, तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने के लिए आवेदन करता है और आवेदन करने के पश्चात उसके आवेदन पर सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य एवं 10 अस्थायी सदस्यों में से 4 सदस्य अर्थात कुल 9 सदस्य जब सुरक्षा परिषद के इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि इस आवेदनकर्ता राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, तो वह देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाता है। इसके लिए सुरक्षा परिषद के अनुमति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से भी उसे अनुमोदित किया जाता है। इसके पश्चात वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। अंतिम देश दक्षिण सूडान 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। आप देख सकते हैं कि 193 देश विश्व की अन्य किसी भी संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, अर्थात यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यासधारिता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, जिसके प्रमुख होते हैं महासचिव। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संसदीय कार्यों को संपन्न करने का दायित्व महासभा का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ प्रत्येक देश महासभा का सदस्य होता है। महासभा की बैठक साल में एक बार सितंबर माह में आयोजित की जाती है। इस आयोजन में जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं वो 1 साल के लिए अध्यक्ष बने होते हैं और अगले वर्ष होने वाले आयोजन में फिर पुनः नया अध्यक्ष चुना जाता है। महासभा की बैठक में विश्व के शांति प्रयासों से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यह एक ऐसा मंच होता है जिस पर छोटे बड़े सभी राष्ट्र शामिल हो सकते हैं। महासभा में प्रत्येक देश को एक इकाई के रूप में रखा जाता है और सबके वोट को एक समान माना जाता है। महासभा में कोई भी देश का 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, लेकिन उसके वोट का महत्व एक ही माना जाता है। महासभा विश्व में संसद की तरह काम करती है, लेकिन यह संसद नहीं हो, क्योंकि इसके निर्णय लागू नहीं हो सकते हैं। यह प्रस्ताव तो पारित कर सकती है, लेकिन इसके प्रस्ताव पर अंतिम मुहर सुरक्षा परिषद के द्वारा ही लगाया जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद सदस्य देशों के बहुमत या बहुसंख्यक सदस्यों की सहमति प्राप्त किसी एक सदस्य के अनुरोध पर विशेष सत्र भी बुला सकती है। अब तक 10 बार आपात बैठक या विशेष सत्र बुलाई गई है। अंतिम बार 28 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में महासभा की आपात बैठक बुलाई गई। महासभा के पश्चात सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद वह अंग है जिसे कार्यकारिणी के रूप में जाना जाता है। यदि महासभा विधायिका के रूप में काम करती है तो सुरक्षा परिषद कार्यकारिणी के तौर पर काम करती है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रूस जो कि पूर्व सोवियत संघ था और चीन। 1971 ईस्वी तक ताइवान को चीन की जगह प्रतिनिधित्व दिया गया था। 1971 के बाद जनवादी चीन को ही सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य माना गया। 1965 ईस्वी से पूर्व सुरक्षा परिषद में 6 अस्थायी सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाती है। प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 5 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। जो 5 अस्थायी सदस्य निर्वाचित होते हैं वो पुनः निर्वाचन के लिए भाग नहीं ले सकते हैं, अर्थात एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद तुरंत अगली बार उनका निर्वाचन नहीं होता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में 8 बार निर्वाचित हो चुका है। अंतिम बार 2020 ईस्वी में उसका चयन किया गया था। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों का चयन होता है उसमें अफ्रीका से 3, एशिया, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से 2-2 एवं पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। सुरक्षा परिषद के संदर्भ में जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि इसके 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, अर्थात
निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब है मना करने का अधिकार। इन 5 अस्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य यदि किसी भी विषय पर वीटो कर देगा अर्थात मना कर देगा तो फिर उसके निर्णय को महासभा के पूर्ण बहुमत से भी लागू नहीं किया जा सकेगा। इन 5 अस्थायी सदस्यों के पास जो वीटो पावर है वो सुपर पावर की तरह काम करता है और इस कारण ये संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी चीज ने इतना महत्वहीन नहीं बनाया जितना कि निषेधाधिकार ने। केल्सन के अनुसार निषेधाधिकार राजनीतिक विचारधारा का विरोधी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की व्याख्या में रुकावट डालने वाला है, जबकि पामर पार्किंस के अनुसार किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र में लोक विश्वास कम करने में उतना योगदान नहीं दिया जितना सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार के बार बार इस्तेमाल तथा दुरुपयोग ने किया है। महज 1945 से 47 के बीच ही केवल 2 वर्षों में ही लगभग 200 बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया। सुरक्षा परिषद की बैठक हर पखवाड़े बुलाई जाती है अर्थात महीने में 2 बार। इस तरह सुरक्षा परिषद निरंतर काम करने वाली संस्था है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है और इसके आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य संपन्न होता है। किसी भी विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित न किया जाए। सुरक्षा परिषद के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा प्रमुख अंग है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने, रहन सहन के उच्च स्तर, रोजगार, स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि कल्याणकारी स्थितियों की स्थापना हेतु आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का गठन किया गया है। यह अपने समस्त दायित्वों का पालन महासभा के अधीन रहकर पूरा करता है। 1963 तक सामाजिक आर्थिक परिषद में कुल 18 सदस्य होते थे। 1965 में इसे बढ़ाकर 27 कर दिया गया और 1971 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 54 कर दिया गया है। प्रत्येक सदस्य जो सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्य होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के भी सदस्य होते हैं, मगर प्रतिवर्ष 18 सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। इस प्रकार आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य संख्या हमेशा बराबर बनी रहती है और नियमित रूप से इसमें सदस्यों को पदमुक्त एवं नियुक्ति मिलता रहता है। वर्ष में आर्थिक सामाजिक परिषद की 3 बैठक का विधान है, परंतु सामान्यतः 2 बार अप्रैल और जुलाई में इसकी बैठक होती है। आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के बहुमत के अनुरोध पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। प्रत्येक वर्ष अपनी प्रथम बैठक में परिषद अपने अध्यक्ष एवं 2 उपाध्यक्ष का चयन करता है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अवधि समाप्त होने पर ये पुनः चुने जा सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद प्रस्ताव तो पारित करा सकता है, लेकिन निर्णय नहीं ले सकता जब तक शांति भंग की अवस्था में विवादित राज्य के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के दौरान यह सुरक्षा परिषद के सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद विभिन्न प्रकार के आयोग एवं समितियों का भी गठन करता है। यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनिसेफ, यूनेस्को आदि भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन ही काम करते हैं। इसके अलावा विभिन्न आयोग जैसे मानवाधिकार परिषद, महिला आयोग आदि भी आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन काम करते हैं। गुडस्पीड के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का अधिकांश समय अपने सहायक अंग एवं विशिष्ट अभिकरणों के प्रतिवेदन सुनने में ही व्यतीत होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1921 में नीदरलैंड के एक शहर द हेग में हुई थी। जनवरी 1922 में इसकी पहली बैठक हुई। तब से 1940 तक इसकी बैठक चलती रही और यह राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मुद्दों पर अपने विचार देता रहा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय इसका मुख्य न्यायिक अंग बन गया और इसे मुख्य न्यायिक अंग के रूप में विकसित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा के आधे से अधिक बहुमत के आधार पर एवं
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के अनुमोदन तथा अस्थायी सदस्यों में से 4 अर्थात कुल 9 सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीशों का पुनः लगातार निर्वाचन हो सकता है। न्यायाधीशों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 3 वर्षों के लिए किया जाता है। 15 न्यायाधीशों में से 6 यूरोप के, 6 उत्तर और दक्षिण अमेरिका से, 2 अफ्रीका से एवं 1 एशिया से निर्वाचित होते हैं। इसे भेदभावपूर्ण माना जाता है और इसकी आलोचना की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उचित भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास स्वैच्छिक अधिकार, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार तो है, लेकिन इसके पास अनिवार्य क्षेत्राधिकार नहीं है। अर्थात किसी भी मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर अपने पास नहीं बुला सकता जब तक कि कोई राष्ट्र इस पर सहमति न दे कि वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल करने पर सहमत है। जब 2 राष्ट्र अपने आपसी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजने के लिए सहमत होंगे तभी कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आएगा, अन्यथा नहीं लाया जा सकता है। किसी भी मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाए जाने के लिए कोई भी राष्ट्र बाध्य नहीं है। भारत के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, जो 2005 से 2012 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, अप्रैल 2012 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित हुए एवं पुनः 2017 में दूसरे सत्र के लिए भी निर्वाचित होने वाले भारतीय न्यायाधीश हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय न्यासधारिता परिषद इसका एक प्रमुख अंग रहा है। इसे इंग्लिश में द ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। न्यासधारिता परिषद का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक शासन के अधीन ऐसे प्रदेशों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना तथा उन्हें पराधीनता से मुक्ति दिलाना था। 1994 में पलाऊ वह अंतिम राज्य था जो स्वतंत्र होकर संयुक्त राष्ट्र संघ का 185वां सदस्य बना। इसके साथ ही न्यास परिषद का कार्य पूर्ण हो गया। इसने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर लिए हैं, तथापि न्यास परिषद का विघटन नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य था कि औपनिवेशिक शासन के अधीन जो प्रदेश स्वतंत्र किए गए हैं उनमें स्वायत्त शासन को बढ़ावा दिया जा सके, अर्थात वो अपना शासन संभालने के योग्य हो सके। इस स्तर पे देखा जाए तो दुनिया में अब ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी भी देश का उपनिवेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम और 6ठा प्रमुख अंग है सचिवालय, जिसके प्रमुख होते हैं महासचिव। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। यह प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है, साथ ही साथ यह संयुक्त राष्ट्र संघ का चेहरा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य समेत 4 अस्थायी सदस्य अर्थात कुल 9 सदस्यों के बहुमत से उनका निर्वाचन किया जाता है। जो महासचिव निर्वाचित होते हैं उनके पास यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। सचिवालय में वर्तमान में 10,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के संबंध में जितने भी काम होते हैं सारे काम इसके सचिवालय से होते हैं। इसका सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिवालय हैं उस सचिवालय की देखरेख का उत्तरदायित्व महासचिव के ऊपर होता है। महासचिव के 5 प्रमुख कार्य हैं: सामान्य प्रशासन तथा व्यवस्था, प्राविधिक कार्य, सचिवालय के संगठन अथवा प्रशासनिक कार्य, वित्तीय कार्य, प्रतिनिध्यात्मक एवं राजनीतिक कार्य। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। सर्वप्रथम नॉर्वे के ट्रिग विली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले निर्वाचित महासचिव थे, जिनकी नियुक्ति 2 फरवरी 1946 को की गई और 1951 में वो दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। लेकिन लगातार सोवियत संघ के विरोध के कारण इन्होंने 10 नवंबर 1952 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले एकमात्र महासचिव थे ट्रिगवेली, जो नॉर्वे अर्थात पश्चिमी यूरोप के रहने वाले थे। दूसरे महासचिव थे डैग हैमरसल्ट। डैग हैमरसल्ट की नियुक्ति 10 अप्रैल 1953 को की गई और 18 सितंबर 1961 तक ये अपने पद पर रहे। इनकी मृत्यु एक हवाई दुर्घटना के दौरान जाम्बिया, जो अफ्रीका का एक देश है, में हुई थी। ये कांगो में शांति अभियान के लिए यात्रा पर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहते हुए असामयिक मृत्यु के शिकार होने वाले एकमात्र महासचिव थे डैग हैमरसल्ट।
जो कि स्वीडन के रहने वाले। तीसरे महासचिव म्यांमार के यू ठान का निर्वाचन 1961 से दिसंबर 1971 के लिए हुआ था। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 कार्यकाल पूरा करने वाले वो पहले महासचिव थे। यू ठान एशिया के पहले महासचिव थे। साथ ही साथ यू ठान महासचिव के रूप में सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले महासचिव में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए मना कर दिया था। चौथे कार्यकाल के लिए ऑस्ट्रिया के कुर्ट वाल्डहाइम, जो कि पश्चिमी यूरोप से ही आते हैं, उनका कार्यकाल जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक रहा है। वो पश्चिमी यूरोप से आते हैं और उनके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महासचिव जेवियर पेरेज डी कुइयार हैं, जो पेरू देश के निवासी थे। आप लैटिन अमेरिका के एकमात्र महासचिव निर्वाचित हुए। इनका कार्यकाल जनवरी 1982 से लेकर दिसंबर 1991 ईस्वी तक था। अफ्रीका के मिस्र से बुतरस घाली की नियुक्ति हुई महासचिव के पद पर, लेकिन वो एक ही कार्यकाल पूरा कर पाए। उनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है और केवल एक कार्यकाल के लिए महासचिव बनने वाले बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र महासचिव हैं, जिन्हें एक ही कार्यकाल मिला। वे जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक अपने पद पर रहे। चीन ने इनके दूसरे कार्यकाल के लिए वीटो कर दिया था और ये दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित न हो सके। इसके बाद 7वें महासचिव के रूप में कोफी अन्नान, जो अफ्रीका महाद्वीप से ही आते हैं, इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया था। जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक इनका कार्यकाल रहा। ये घाना देश के निवासी थे और इनके कार्यकाल के दौरान विश्व में कई तरह की अव्यवस्थाएं हुई, जिसमें अमेरिका द्वारा इराक पर हमला, अफगान पर हमला, 9/11 का आतंकी हमला आदि शुमार किया जाता है। फिर भी इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों को लगातार गति दी और इस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 8वें महासचिव के रूप में बान की मून दक्षिण कोरिया से निर्वाचित हुए, जो एशिया से दूसरे महासचिव हैं और इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक इनके विरुद्ध भारत के शशि थरूर खड़े हुए थे, जो निर्वाचित नहीं हो सके। 9वें और वर्तमान महासचिव के रूप में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल जनवरी 2017 से शुरू होता है और पिछले वर्ष उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए भी खुद को निर्वाचित कराया और वर्तमान में ये अपना दूसरा कार्यकाल जारी रखे हुए हैं। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हैं जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष भी रह चुके थे। 1995 से 2002 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे। साथ ही ये पहले महासचिव हैं जिनका जन्म संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद हुआ है और चौथे महासचिव ऑस्ट्रिया के कुर्ट वाल्डहाइम के बाद ये पश्चिम यूरोप से चुने जाने वाले चौथे यूरोपियन भी हैं। इन्हीं के साथ हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपनी जानकारी को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगे इसके बारे में हमें लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।